नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। और रिसेंटली हम लोगों ने आपका 5th चैप्टर दैट इज द सप्लाई अंडर द जीएसटी को कंप्लीट किया था। और आज की क्लास के अंदर, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द जीएसटी। अपने आप में काफी इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और मोटा मोटा अगर आप लोग देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम 5 बेसिक बुनियादी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। माने पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारे 5 टॉपिक्स के अराउंड घूमेगा, जहां पर हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे दैट इज द टैक्सेबल इवेंट इन द जीएसटी। हालांकि अगर आपने मेरा सप्लाई अंडर द जीएसटी वाला जो वीडियो है 3 क्लासेज अटेंड की होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते होंगे यहां पर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के सप्लाई को पढ़ा था और हमने समझा था कि सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। वहां पर मैंने काफी डिटेल में जाकर के समझाया था टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है, क्या चीजें टैक्सेबल इवेंट कहलाती है, क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की गई है। अगेन हम थोड़ा और डिटेल में जाकर के और गहराई में जाकर के इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक जो आपका सेकंड टॉपिक रहने वाला है दैट इज द कमोडिटीज कीप आउटसाइड द जीएसटी। कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको हमें जीएसटी से आउट करना, आउटसाइड रखना पड़ा। माने आप लोग कह सकते हैं जो जीएसटी का स्कोप है उससे कुछ चीजें बाहर रहती है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। आज भी उनके ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी देखने को मिलती है, या आप लोग वैल्यू एडिशन टैक्स की बात कर सकते हो, वेट लगता है। तो उस लिस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2 तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। एक आपका परमानेंटली जिन चीजों को आपने आउटसाइड किया हुआ है, एक टेम्परेरी बेसिस पे जिन चीजों को आउटसाइड किया हुआ है। दोनों मुद्दों पर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, तीसरा जो टॉपिक है ना, काफी अहम, इंपोर्टेंट और जरूरी होने वाला है, दैट इज द चार्जिंग सेक्शन अंडर द जीएसटी। तो हम लोग चार्जिंग सेक्शन को पढ़ेंगे। और चौथे टॉपिक के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। माने कोई भी गुड्स एंड सर्विस का जब इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है तो एग्जैक्टली किस तरीके से जीएसटी उनके ऊपर लागू होता है, नहीं लागू होता है, इन तमाम मुद्दों पर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। और फाइनल और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर दैट इज द लायबिलिटी टू पे द जीएसटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग एजेंडा की बात करें, अगर आप हमारी क्लास के फ्लो की बात करें, तो ये इसी तरीके से मूव होने वाला है। माने हम इन 5 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इनके अंदर हालांकि कुछ कुछ सब टॉपिक्स भी हमें देखने को मिलेंगे जिनकी जानकारी हम लोग डेफिनेटली हासिल करेंगे, लेकिन मेजरली जो 5 सेंट्रल आप लोग टॉपिक की बात करेंगे तो ये 5 हमारे टॉपिक रहेंगे। और आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भी इन्हीं 5 टॉपिक के अंदर से बुनियादी तौर पे एक सवाल आपसे पूछा जाता है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एज यूजुअल हम लोग चैप्टर का जो टाइटल दिया हुआ है उसके मीनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपने सप्लाई अंडर द जीएसटी को पढ़ा तो वहां पे सबसे पहले हम लोगों ने सप्लाई के मीनिंग को समझा, उससे जो रिलेटेड सेक्शंस है, प्रोविजंस है, उनको समझा था। यहां पे भी हमारी ये रिस्पांसिबिलिटी रहने वाली है कि हम सबसे पहले इस लेवी शब्द को अंडरस्टैंड करें। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके 2 शब्द है, एक तो आपका क्या रहने वाला है, लेवी शब्द रहने वाला है। उसके बाद हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, कलेक्शन की बात करने वाले हैं। माने जीएसटी के अंदर एग्जैक्टली कलेक्शन का क्या मीनिंग रहता है और लेवी का क्या मीनिंग रहता है। इन दोनों मुद्दों पर हम आज की क्लास के अंदर इनिशियल पॉइंट से चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर आप लोग मीनिंग की बात करते हैं तो आप ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यहां पे अगर आप लेवी एंड कलेक्शन की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, लेवी का सिंपलेस्ट मीनिंग क्या रहता है, चार्जिंग ऑफ टैक्स। सिंपल शब्द का मीनिंग क्या है, लेवी। अब ये लेवी आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी यूज होता है और डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी यूज होता है। माने ये जो लेवी शब्द आपको दिखता है ये आपका डीटी के अंदर भी यूज किया जाता है और आईडीटी के अंदर भी यूज किया जाता है। सर, डीटी आईडीटी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट
डायरेक्ट टैक्स आप सभी जानते हैं, आप सभी ने डायरेक्ट टैक्स के अंदर अपने सेमेस्टर 5 के अंदर इनकम टैक्स को पढ़ा था, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स था, वहां पे भी लेवी शब्द आपने देखा होगा। और यहाँ पे आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम स्पेसिफिकली क्या स्टडी कर रहे हैं सर, हम अपने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जीएसटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, समझ में आया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है, लेवी शब्द का क्या मीनिंग है। तो लेवी शब्द टैक्स के दरमियान यूज किया जाता है। ये जो टैक्स की जब भी बात आएगी ना, टैक्स के जब भी चार्जिंग की बात करोगे, यानी चार्जिंग ऑफ टैक्स की जब भी आप लोग बात करोगे, तो उसको हम लोग एक शब्द से रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज द लेवी। समझ में आया। तो जब भी आप लोग टैक्स लागू करने की बात करते हैं, टैक्स इंपोज करने की बात करते हैं, टैक्स को चार्ज करने की बात करते हैं, तो उसको एक शब्द के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द लेवी। और अगर आप लोग कलेक्शन की बात करते हैं, कलेक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं, जो टैक्स लेवी हुआ है, यानी कि जो टैक्स आपने चार्ज किया है, उस चार्ज का, उस पर्टिकुलर टैक्स का रिकवरी करना। ये क्या करना है, उस पर्टिकुलर चार्ज का जो आपका टैक्स है उसका रिकवरी करना टैक्स पेयर से, वो क्या कहलाता है, कलेक्शन कहलाता है। समझ में आया। यानी कि सिंपल सी बात आप लोग ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लेवी का मतलब क्या होता है, लेवी का मतलब होता है आप लोगों ने टैक्स को चार्ज कर दिया है, टैक्स को चार्ज कर दिया है, और उसके बाद हमें उसका रिकवरी करना क्या कहलाता है, कलेक्शन कहलाता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं चार्जिंग ऑफ टैक्स को लेकर के कुछ प्रोविजंस रहने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रहने वाली है, और उसकी रिकवरी कैसे की जाती है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग काफी गहराई में जाकर के, काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। समझ में आया। तो आपको ये एजेंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर ये जो चैप्टर हमें पढ़ाया जा रहा है, इस चैप्टर का अपना खुद का मीनिंग क्या रहने वाला है। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी सर आप लोग जीएसटी लॉ की बात करते हैं, माने किसकी बात करते हैं, हम लोग जीएसटी लॉ की बात करते हैं, तो जीएसटी लॉ के अंदर टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद है आप सभी को, टैक्स किसके ऊपर चार्ज होगा, काफी अहम जानकारी है, इसको नोट कर लीजिए। टैक्स आपका चार्ज होगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इसलिए हम लोगों ने पहले किसको पढ़ा है, सप्लाई को पढ़ा। याद होगा काफी डिटेल में जाकर के हमने सप्लाई चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो चाहे सप्लाई आप गुड्स की कर लीजिए, चाहे आप लोग सप्लाई किसकी कर लीजिए, सर्विसेज की कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, अगर आपका सप्लाई होगा तभी माय डियर फ्रेंड्स उसके ऊपर क्या होगा, जीएसटी चार्ज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यानी कि जीएसटी के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, सप्लाई का होना जरूरी है। वो सप्लाई आपकी गुड्स से ताल्लुकात रख सकती है, वो पर्टिकुलर सप्लाई आपकी सर्विसेज से ताल्लुकात रख सकती है। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको दो शब्द देखने को मिले, सर लेवी का मतलब है चार्जिंग ऑफ टैक्स हो जाएगा, कलेक्शन का मतलब रिकवरी ऑफ द टैक्स फ्रॉम द टैक्स पेयर। ये दो शब्द है जिनका कॉम्बिनेशन से आपका चैप्टर बना है, लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी। और मैंने बताया जीएसटी के लिए, जीएसटी एक तरीके से चार्ज करने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, सप्लाई होना जरूरी है। और सप्लाई से जुड़े हुए दो सेक्शन आप सभी ने पढ़े, याद होगा ना, पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 7 और आपका सेक्शन नंबर 8। क्लियर है। जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास के अंदर आए हैं, आप सभी के लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करूंगा ताकि आपको एक फ्रेमवर्क समझ में आ जाए, ये सप्लाई का क्या मीनिंग होता है। वैसे आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा सर, यहाँ पे जब आप लोग सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई अंडर द जीएसटी की बात करते हैं, तो बुनियादी तौर पे मैंने क्या बताया सर, हमारे पास केवल दो ही सेक्शन सिलेबस के अंदर डाले गए हैं। आपका सेक्शन नंबर 7 रहने वाला है, प्लस में हम लोग किसकी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके सेक्शन नंबर 8 की बात करते हैं। और अगर आप सभी को याद हो तो यहाँ पे सेक्शन 8 को तो हमें एज इट इज पढ़ना है। हमने देखा होगा सेक्शन 7 के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन 7(1) का फर्स्ट एक को पढ़ा था, उसके बाद हमने 1 का डबल ए पढ़ा था। और अगर आप सभी को याद हो तो सेक्शन 7(1) का बी भी हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 7(1)(c) हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको याद हो सेक्शन 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 1 को आप सभी ने पढ़ा था। इसी तरीके से आगे आपने मूव ऑन किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीपल आपके सेक्शंस थे। और अगर आप सेक्शन 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने दो तरीके की सप्लाई पढ़ी थी, एक आपकी मिक्स्ड सप्लाई पढ़ी थी और एक आपकी कंपोजिट सप्लाई पढ़ी थी, ठीक है ना। आपने दो तरीके की सप्लाई पढ़ी थी, एक आपकी मिक्स्ड सप्लाई थी माय डियर फ्रेंड्स और एक क्या थी, आपकी कंपोजिट सप्लाई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी दो तरीके की सप्लाई हमने सेक्शन 8 के अंदर पढ़ी थी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, सेक्शन 7(1)(a) के अंदर हमें डिफाइन किया गया था सप्लाई की डेफिनेशन को, तो मैं वो अभी आपके साथ चर्चा करूंगा कि
सर ये सप्लाई क्या था। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर आपने वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग समझ गए होंगे एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं। बहरहाल अभी हमने क्या समझा, हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया है और हमने समझा है सर ये टैक्सेबल इवेंट से पहले हमें अपने सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, चैप्टर का जो टाइटल है उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे अभी हम समझेंगे दैट इज द टैक्सेबल इवेंट। क्या है टैक्सेबल इवेंट? अगर आप सभी को याद हो तो सप्लाई के अंदर भी मैंने आप सभी को बताया था सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। आप सभी को याद है सप्लाई अपने आप में क्या होता है, एक टैक्सेबल इवेंट होता है। तो यहां पे हमने पिछली क्लास के अंदर भी काफी डिटेल में जाकर के क्या बताया था, सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। याद होगा आप सभी को। तो ये जो आपका टैक्सेबल इवेंट है इसका मतलब क्या होता है, बहुत बेसिक लेवल पे आप लोग ये समझ सकते हैं सर सप्लाई के ऊपर आप लोग क्या चार्ज कर सकते हैं, जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द टैक्सेबल इवेंट। लेकिन अगर आप लोग टैक्सेबल इवेंट की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगा मैं, प्रोफेशनल डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझिए, लॉ की लैंग्वेज में अगर आप लोग टैक्सेबल इवेंट को समझना चाहते हैं तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है अकरेंस। ये टैक्सेबल इवेंट इज द अकरेंस ऑन विच टैक्स इज चार्ज। समझ में आया? तो टैक्सेबल इवेंट इज द अकरेंस ऑन विच द टैक्स इज चार्ज इज कॉल्ड द टैक्सेबल इवेंट। समझ में आया? तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है, अकरेंस ऑन विच, ध्यान रखिएगा, अकरेंस ऑन विच द टैक्स इज चार्ज इज कॉल्ड द टैक्सेबल इवेंट। समझ में आया? टैक्सेबल इवेंट का मतलब जिसके ऊपर हम लोग क्या एक तरीके से चार्ज कर सकते हैं, हम लोग टैक्स चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स चार्ज कर सकते हैं, वो क्या होगा, टैक्सेबल इवेंट होगा बेसिक लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो टैक्सेबल इवेंट अपने आप में वो अकरेंस होता है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। एक ऐसी अकरेंस जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है उसे आप लोग टैक्सेबल इवेंट के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अब यहां पे देखिएगा, अंडर जीएसटी द टैक्सेबल इवेंट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है? मैंने पहले भी बताया था, फिर आपका जिक्र कर रहा हूं। यहां पे फिर से किसका जिक्र आ गया है, सप्लाई ऑफ गुड्स और ए सर्विसेज। टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी का मतलब क्या होता है, आपका क्या होना जरूरी है, सप्लाई होना माय डियर फ्रेंड्स आपका जरूरी रहने वाला है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे को आप सभी को रिवाइज करानी है, जो कि पिछली क्लास के दरमियान छूट गई है। ध्यान रखिएगा, जो जो बातें मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया रिसेंटली, एक बार मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके। हम इसको भी हटा देते हैं और इस पर्टिकुलर लेट्स से, चलो इसको रहने दो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, हमें सप्लाई को अंडरस्टैंड करना है। किसको करना है, हमें सप्लाई अंडर जीएसटी को अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने क्या बताया था सर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी, तो सप्लाई अंडर जीएसटी का जो मेन प्रोविजन दिया गया है वो आपके कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, सेक्शन 7(1)(a) के अंदर आपका ये बेसिकली सप्लाई का डेफिनेशन दिया गया है। तो देखिए एक बार सिंपल सा मामला है, सप्लाई अंडर द जीएसटी सेक्शन 7(1)(a) के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है सर, यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट्स कवर किए गए हैं जिनको मैंने काफी गहराई में जाकर के आप सभी को बताया था। सप्लाई के मीनिंग की बात करें, सप्लाई होना जरूरी है। समझ में आया? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी पहली कंडीशन क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्पेसिफिकली आपके बेस्ट लेडर की कैटेगरी में आती है। ध्यान रखिएगा, हमने L²DR लिखा था, बेस्ट लेडर की कैटेगरी में अगर आती है कोई भी एक्टिविटी तो वो आपकी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जहां पे बी आपका रिप्रेजेंट करता है बार्टर को, ई आपका एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है, एस आपके सेल को रिप्रेजेंट करता है, टी आपके ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है, एक एल आपके लीज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा L² है ना, वो आपके लाइसेंस को रिप्रेजेंट करता है, डी आपके डिस्पोजल को रिप्रेजेंट करता है, आर आपके रेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो वो सप्लाई की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। तो यहाँ पे क्योंकि हमने क्या कहा, टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी का मतलब क्या है, हमारे पास सप्लाई होना जरूरी है। इसका मतलब हर एक बच्चे के लिए सप्लाई के मीनिंग को समझना जरूरी है। और सप्लाई की माय डियर फ्रेंड्स कितनी कंडीशंस होती हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया, याद रखिएगा सर, 3 कंडीशंस होती हैं। कितनी कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती हैं, जिनके अंदर से माय डियर फ्रेंड्स हमारा पहला कंडीशन क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस्ट एलडीआर होना चाहिए, बार्टर एक्सचेंज सेल
ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस या डिस्पोजल या रेंटल, इनमें से कुछ होना चाहिए। अलोंग विद यहाँ पे कंसीडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? कंसीडरेशन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपका विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई कंसीडर किया जाता है। अगर आप सभी को याद हो, जहां पे विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई कंसीडर किया जाता है उस तरीके की सप्लाई को हम लोग डीम्ड सप्लाई कहते हैं। इतना गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, पीछे आप लोग जाके लेक्चर के अंदर सप्लाई वाला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, वहां पे काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब समथिंग फॉर समथिंग। आप लोग क्या कह सकते हैं? एक चीज के बदले दूसरी चीज। लेट अस एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है। लेट अस से मैंने अनाउंस किया है कि सर हम जीएसटी का एक बैच लेके आ रहे हैं, जो पेड बैच होगा, जिसके लिए माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी को हर रोज 2 घंटे की क्लासेस ऑफर करूंगा। तो मैंने ये आपका एक सर्विस आपको ऑफर किया, जिसके लिए मैंने बैच का चार्ज जो आपका रखा है, मान लीजिए 1500 रुपया रखा। जब मैंने आपको एक सर्विस दिया तो आपने 1500 रुपया मेरे को पे किया, एज ए ट्यूशन फीस बोल दीजिए या बैच फीस बोल दीजिए, वट एवर यू कैन से। तो आपने मेरे को एक पैसा पे किया, समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग। मैंने सर्विस दी, आपने पैसा दिया। तो ये जो पैसा है ना, दिस इज अ कंसिडरेशन फॉर मी एंड आपके लिए जो ये सर्विस है, ये क्या है आपका? बेसिकली कंसिडरेशन रहने वाला है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग फॉर समथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने 2 चीजें बताई हैं यहाँ पे। सबसे पहली पॉइंट क्या बताया माय डियर फ्रेंड्स आपका, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? बेस्ट एलडीआर होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। यहाँ पे कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर इसका क्या मतलब होता है? सर वो आपका बिजनेस होना चाहिए। क्लियर है? माने जो आपकी डील हो रही है उसमें आप लोग प्रोफेशनल होने चाहिए। लेट अस से मैंने ये या कह दीजिए मैंने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है ना, मैंने एक मोबाइल खरीदा 1 महीना चला करके ना, और मैंने उसको एक बच्चे को सेल कर दिया, एक दूसरे दोस्त को सेल कर दिया। तो एस के अंदर सेल आ गया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, उसने मेरे को 1500 रुपया पे किया, कंसिडरेशन हो गया। लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? क्या वो मेरा काम है? नहीं, वो मेरा काम नहीं है। मैं सेल्समैन नहीं हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ना ही मैं कोई बिजनेसमैन हूं, ठीक है? तो मेरा काम नहीं है, दैट्स व्हाई थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, और वो जो मेरा एक्ट है वो क्या नहीं होगा? वो बेसिकली सप्लाई नहीं होगा, तो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये सारी बातें हम लोगों ने अपने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में जाकर के पढ़ लिया था। तो इस टैक्सेबल इवेंट इन द जीएसटी का मतलब सप्लाई होना जरूरी है, और सप्लाई के लिए तीनों कंडीशन होना जरूरी है। इसके अलावा भी डीम्ड सप्लाई का कंडीशन होता है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिला होगा सर इस चैप्टर के मीनिंग को लेकर के। यहाँ पे इसे जो अलग अलग शब्द है, लेवी शब्द का मतलब क्या है, कलेक्शन शब्द का मतलब क्या है, सप्लाई शब्द का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब होता है, इसको लेकर के आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे चले ना, तो हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी की। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सर हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं, और जीएसटी की कुछ लिमिटेशन है, यानी कि स्कोप ऑफ जीएसटी आप लोग कह सकते हैं। समझ में आया? तो मैं एक शब्द लिख रहा हूं, दैट इज द स्कोप ऑफ जीएसटी। आप लोग क्या कह सकते हैं? हमारे पास क्या रहता है? स्कोप ऑफ जीएसटी। सर ये स्कोप ऑफ जीएसटी क्या होता है? यानी आप लोग ये कह दीजिएगा, स्कोप ऑफ जीएसटी का मतलब है जीएसटी की ये मर्यादा रहने वाली है, जीएसटी की ये बाउंड्री रहने वाली है, जीएसटी की ये टेरिटरी रहने वाली है। जो भी चीज जीएसटी के दायरे के अंदर आती है ना, उसको क्या बोलते हो आप लोग? बेसिकली स्कोप ऑफ जीएसटी बोलते हो। समझ में आया? यानी कि कोई भी चीज जो जीएसटी के दायरे के अंदर आ गई है ना, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? स्कोप ऑफ जीएसटी बोलोगे। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, इस स्कोप के अंदर आपकी कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें इनसाइड रहती है। इनसाइड का मतलब इसके अंदर इंक्लूड की गई है। समझ में आया? अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आउटसाइड रहती है, माने जिनके ऊपर आज भी आपका बेसिकली ये वाला टैक्स यानी कि जीएसटी नहीं लागू होता है। आज भी हम लोग जो पुराने टैक्स लगाते थे, जैसे पुराने टैक्स के अंदर आप सभी ने पढ़ा होगा सर आपका एक्साइज ड्यूटी, आप सभी ने पढ़ा होगा। क्लियर है? तो एक क्या होता है? आपका एक्साइज ड्यूटी होता है। एक आपका क्या होता है, जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, वेट होता है, वैल्यू एडिशन टैक्सेस। कुछ इस तरीके के टैक्सेस आज भी जिनके ऊपर लागू किए जाते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं, ये कुछ ऐसी कमोडिटीज है जो कहां पे एग्जिस्ट करती हैं? आउटसाइड द जीएसटी, स्कोप ऑफ जीएसटी एग्जिस्ट करती हैं। उन कमोडिटीज के ऊपर क्या लागू होता है? आपका
पे एक्साइज ड्यूटी लागू होता है या वेट लागू होता है, उनके ऊपर आपका जीएसटी लागू नहीं होता है। इसको आपको समझना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये भी एक बड़ा लफड़ा है सर, जब आपका आपने एक डायलॉग दिया था, जब आप जीएसटी इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था सर आपका वन नेशन होगा और आप लोग क्या कहेंगे सर, वन टैक्स होगा। इस एक पर्टिकुलर डायलॉग के साथ आपने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था 1 जुलाई 2017 को। अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ देते हैं, 8 जुलाई को आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीएसटी लागू हो गया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 101वां अमेंडमेंट हमने देखा था। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे हुआ क्या, दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ऐसी कमोडिटीज रखी हैं जिनको आज भी जीएसटी से आउटसाइड रखा गया है। अब दो चीजें क्या है, एक तो स्टेट का रेवेन्यू बरकरार रहे, समझ में आया, यानी कि स्टेट का रेवेन्यू क्या रहे, बरकरार रहे। तो मेजर टास्क आप लोग इसी को बोल सकते हैं, ताकि जो आपका स्टेट रेवेन्यू यानी कि स्टेट के पास एक रेवेन्यू का सोर्स रहे। क्लियर है? इसके लिए हमने जानबूझकर कुछ कमोडिटीज को यहाँ पे आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी रखना पड़ा, ठीक है ना, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग आउटसाइड की बात करने ही लगे हैं तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं जो कमोडिटी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। एक आपकी परमानेंट रहने वाली है। क्लियर? आप लोग क्या कहेंगे, एक को आप लोग परमानेंट बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपकी एक तो परमानेंट कमोडिटीज है जो आपकी टेम्परेरी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी रहने वाली है, और एक आपकी क्या रहने वाली है, टेम्परेरी रहने वाली है। तो दो तरीके की कमोडिटीज है, ध्यान रखिएगा। एक तो जिनको परमानेंटली हमने जीएसटी के स्कोप से आउटसाइड रखा हुआ है, एक जिनको हमने टेम्परेरी लेवल पे यहाँ पे जीएसटी से आउटसाइड रखा हुआ है। जैसे सर परमानेंट के अंदर कोई एग्जांपल दीजिए सर। हमने अगर आप लोग अल्कोहल लिक्विड की बात करते हैं या अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल बेसिकली अगर आप लोग ह्यूमन कंजम्पशन के अंदर बात करते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल रखा है तो इसको परमानेंटली आपका बेसिकली आउटसाइड द जीएसटी रखा गया है। इसके ऊपर आपका जीएसटी लागू नहीं होता है, इसके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी और वेट वैल्यू एडिशन टैक्स लगता है। क्लियर है? अगर आप लोग टेम्परेरी की बात करते हैं तो फिलहाल इनके ऊपर हम लोग 5 चीजों को इंक्लूड करके चलते हैं। जैसे आपका डीजल हो गया, जैसे आपका पेट्रोल, यस पीपल, डीजल और पेट्रोल के ऊपर आपका आज भी जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी फ्री रहते हैं या नो जीएसटी इनके ऊपर होता है, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और वेट लगता है। क्लियर है? अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, 5 चीजों के अंदर आपका जैसे आप लोग कह सकते हैं सर आपका डीजल आ गया है, आपका पेट्रोल आ गया है, आपका क्रूड ऑयल आ गया है, और उसके बाद आपकी नेचुरल गैसेज आ गई हैं। उसके बाद एक और तरीके का ऑयल है जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। 5 चीजों को हम लोगों ने टेम्परेरी लेवल पे स्कोप ऑफ द जीएसटी से आउटसाइड रखा हुआ है। भविष्य में अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो इनको इंक्लूड किया जा सकता है। समझ में आया? तो मेजरली कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। सर कमोडिटीज, ऐसी कमोडिटीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिनको हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है केप्ट आउटसाइड, जो क्या है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जीएसटी। परव्यू का मतलब आप लोग कह दीजिए स्कोप ऑफ जीएसटी, माने उसकी बाउंड्री से बाहर है, ठीक है ना। आप लोग क्या कह सकते हो, स्कोप ऑफ जीएसटी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है, जीएसटी की मर्यादा से बाहर है, जीएसटी की जो आपकी बाउंड्री टेरिटरी है उससे बाहर रखा गया है। कुछ ऐसी कमोडिटीज है, दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो हम लोगों ने इनको कंप्लीटली का मतलब परमानेंट आपने आउटसाइड द जीएसटी कर दिया है, और कुछ आपका टेम्परेरी लेवल पे इनको हम लोगों ने आउटसाइड द जीएसटी कर दिया है। अच्छा, मैंने आपको बताया जब ये आपके स्कोप ऑफ जीएसटी के अंदर नहीं आती है तो इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये अदर लॉ के थ्रू ऑपरेट होगी। क्लियर है? ये क्या होंगी, अदर लॉ के थ्रू ऑपरेट होंगी, या भविष्य में इनको जैसे टेम्परेरी की कंडीशन में आता है तो भविष्य में हम इनको वापस से उठा करके जीएसटी के अंदर ले आएंगे। ये दो पॉसिबिलिटी है, यानी कि दीज आर टैक्स, इनको टैक्स किया जाता है अंडर द अदर लॉज और विल बी ब्रॉट अंडर द जीएसटी लेटर, यानी कि हम लोग इनको बाद में जाकर के जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर देंगे बाई एनी अमेंडमेंट और चेंज व्हाटएवर यू कैन से। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे काफी अहम, इंपोर्टेंट और जरूरी ये आपका आर्टिकल है, दैट इज द कमोडिटीज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जीएसटी। ठीक है? तो यहाँ पे दो तरीके की होगी, एक परमानेंट होगी है, एक टेम्परेरी होगी। या परमानेंट के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग एक ही एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज द अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैंने बता दिया, इसको हम लोगों ने आउटसाइड द जीएसटी रखा हुआ है। आज भी इसके ऊपर बच्चा एक्साइज ड्यूटी लगता है, इसके ऊपर वेट का मतलब वैल्यू एडिशन टैक्सेस लगता है। अब जीएसटी विल नेवर अप्लाई, इसके ऊपर क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता है अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड। ठीक है ना? ये तो मैं बता चुका हूं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जब तक अमेंड नहीं होगा, मैंडेड नहीं होगा, तब तक इसके ऊपर आप लोग जीएसटी लागू
लागू नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, आप बियर का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, बियर यस जो टिका जाते हैं, वाइन का एग्जांपल ले सकते हैं, विस्की का एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमन कंजम्पशन के अंदर, ड्रिंकिंग पर्पस के अंदर होना चाहिए। समझ में आया? तो ये किसके अंदर होना चाहिए? ड्रिंकिंग पर्पस के अंदर, ह्यूमन कंजम्पशन वाली कैटेगरी है, इसको आपको याद रखना है, ख्याल में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली कौन सी होगी? मेन कमोडिटीज आउटसाइड द जीएसटी, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं सर, हमने परमानेंट वाली कैटेगरी उठा ली है। अब फटाफट से जो आपका टेम्परेरी आउटसाइड द जीएसटी, टेम्परेरी वाला जो केस है वो समझा दीजिए। अगर आप टेम्परेरी वाले केस की बात करते हैं तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। और मैंने इनिशियल लेवल पे बताया था कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे पास बचा? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जहां पे सबसे पहले तो पीपल क्या आएगा? आपका पेट्रोल आ जाएगा। उसके बाद सेकंड लेवल पे आप लोग क्या कह सकते हो सर? आपका क्या आ जाएगा? आपका डीजल आ जाएगा। यस, थर्ड नंबर पे आपका क्या आ सकता है? आपकी नेचुरल गैस आ सकती है। तो यस, नेचुरल गैस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। चौथा आपका क्या हो सकता है? क्रूड ऑयल हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ये चौथा क्या है आपका? क्रूड ऑयल है। इसके बाद एटीएफ होता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। तो पांचवा क्या रहेगा? एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ के नाम से इसको जानते हो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको अभी टेम्परेरी बेसिस पे जीएसटी के अंदर नहीं डाला गया है। भविष्य में हम इनको जीएसटी के अंदर लेके आ सकते हैं बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कितनी है? टोटल 5 है, जिनके अंदर से पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया है, नेचुरल गैस हो गया है, एटीएफ यानी कि आप लोग कह सकते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया है। इन तमाम चीजों को याद रखिएगा, क्या रहेगा? एक्सक्लूड किया गया टेम्परेरी बेसिस पे। यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लगता है, स्टेट टैक्स लगता है, बेसिकली एक्साइज ड्यूटी और वैट की हम लोग बात करें। जीएसटी में अप्लाई इन द फ्यूचर व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड। समझ में आया? जब सरकार निश्चित करेगी, डिसाइड करेगी, तब इसको हम जीएसटी के अंदर शामिल करेंगे। और जब जीएसटी के स्कोप के अंदर कोई चीज आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर जीएसटी लागू होता ही है, ये तो कंपलसरी बात है, ठीक है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है सर, ये बात जो मैंने आपको बताई। अगर आप लोग कुछ ऐसी कमोडिटीज का एग्जांपल दे सकते हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ध्यान देंगे, एक लाइन में कंक्लूड करना चाहे तो आप लोग क्या कह सकते हैं? सर्टेन कमोडिटीज, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कुछ कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, हैव बीन एक्सक्लूडेड, जिनको क्या रखा गया है? एक्सक्लूड रखा गया है फ्रॉम द जीएसटी टू प्रोटेक्ट स्टेट रेवेन्यू। जो मैंने इनिशियल लेवल पे आपको बताया था, क्या करना है? स्टेट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना है। अलोंग विद, ध्यान रखिएगा, कुछ पॉलिसी रीजन भी होते हैं। तो 2 रीजन है हमारे पास, एक तो आपका स्टेट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, अलोंग विद पॉलिसी रीजन भी है, जिनकी वजह से हमने कुछ कमोडिटीज को जीएसटी से एक्सक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आप लोग अल्कोहल की बात कर सकते हैं, परमानेंटली आउटसाइड द जीएसटी रहता है। अगर आप लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वो क्या है? वो आपके टेम्परेरी एक्सक्लूडेड है एंड मे बी ब्रोट अंडर जीएसटी इन द फ्यूचर। इनको भविष्य में, जो टेम्परेरी है, परमानेंट को नहीं, टेम्परेरी को क्या किया जा सकता है? अगेन जीएसटी के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो 2 रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिए थे आपके स्टेट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप लोग क्या कह सकते हैं? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? मैं सीधा लिख देता हूं, टू प्रोटेक्ट। देखिए सिंपल समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, याद रखिएगा। टू प्रोटेक्ट स्टेट रेवेन्यू। क्लियर है? हम क्या कह रहे हैं? आपका स्टेट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने नहीं, मतलब जो भी आपकी जीएसटी काउंसिल वगैरह है उन्होंने, ठीक है ना। दूसरा क्या बताया मैंने? कुछ आपकी पॉलिसी रीजन भी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी हुई हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकते हैं। तो रीजंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग REASONS। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 2 पॉइंट है जिनकी वजह से। अच्छा, मैंने बता भी दिया फास्ट यहाँ पे कि आपका एक तो कौन सा टैक्स लगता है, एक आपका यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, जो स्पेसिफिकली किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। दूसरा क्या बताया था मैंने सर? आपका यहाँ पे वैल्यू एडिशन टैक्स लगता है। क्लियर है? जिसको आप लोग वैट के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने 1 लाइनर कंक्लूजन दे दिया है। अगर आप लोग कमोडिटीज कैप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जीएसटी की बात करते हैं, तो लास्ट में एज ए कंक्लूजन, याद रखिएगा, एज ए कंक्लूजन अगर आपको कुछ डालना है तो आप लोग ऐसा कुछ लिख के आ सकते हैं, अलोंग
अलोंग विद जो भी मैंने काफी इंटरेस्टिंग वे में इजीएस्ट लैंग्वेज में जो आपको चीजें समझाने की कोशिश की हैं, इनको तो आपको लिख के आना ही आना है। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सर कमोडिटीज आउटसाइड द जीएसटी या परव्यू ऑफ जीएसटी का क्या मीनिंग होता है, कौन कौन सी कैटेगरी है, उनके अंदर क्या क्या चीजें रखी गई है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। और अभी तक 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूं इस चैप्टर के, अगर आपने ध्यान दिए हो तो। सबसे पहले टैक्सेबल इवेंट को मैं करा चुका हूं, सप्लाई का मीनिंग समझा चुका हूं, और कमोडिटीज कैप्ड आउटसाइड द जीएसटी, इसको भी हम लोग माय डियर फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे, ज्यादा लंबा डोंट वरी क्लास नहीं लेंगे हम, 40-45 मिनट का ही डिस्कशन रखते हैं, लेकिन 1-2 टॉपिक और है जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे जाकर के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड अंडर द जीएसटी, तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम लोग जीएसटी के अंदर यूज करते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे जैसे टैक्स से जीएसटी की ही बात करते हैं, तो अगर आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो टोटल 4 तरीके के जीएसटी मैंने पढ़ाए थे। सबसे पहले आपका क्या आता है, आपका सीजीएसटी आता है, जिसके लिए आपका एक्ट बना हुआ है सीजीएसटी एक्ट 2017, आप सभी को याद होगा। इसके बाद ये होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बाद आपका होता है एक आपका एसजीएसटी एक्ट होता है। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा एसजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। इसके बाद याद रखिएगा कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी होता है, यूटी जीएसटी एक्ट भी होता है। अच्छा, ये भी जहां तक मेरे को जानकारी है 2017 के अंदर ही आया, तो ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप लोग आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे अगर आप लोग चलते हैं, एक होता है आपका आईजीएसटी एक्ट 2017, समझ में आया? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपको समझना है। सर जब भी आप लोग सेंट्रल टैक्स की बात करेंगे ना, जब भी आप लोग किसकी बात करेंगे, सेंट्रल टैक्स की बात करेंगे, समझना मेरी बात को, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आप लोग सेंट्रल टैक्स की बात करेंगे, जब भी आप लोग सेंट्रल टैक्स की बात करेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, सर हम सीजीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोग स्टेट टैक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्टेट टैक्स की बात करेंगे, तो समझ जाना हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, एसजीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार हमें यूनियन टेरिटरी को लेकर के चर्चा करनी होती है, तो उसके अंदर यूटी जीएसटी लगता है। और कई बार हमें इंटीग्रेटेड टैक्स की चर्चा करनी होती है, याद रखिएगा हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स की चर्चा करनी होती है। तो उस केस में हम लोग किसका जिक्र करते हैं, हम स्पेसिफिकली आईजीएसटी का जिक्र करते हैं, आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, पढ़ाया हुआ है हालांकि, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, और आईजीएसटी क्या होता है। सी माने सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी माने आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, एंड यूटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा, एंड आईजीएसटी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, काफी इंपोर्टेंट टर्म है। इसके अलावा काफी कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के दरमियान, इसके अलावा हमें और कुछ पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं रहने वाली है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और है कि कैसे डिसाइड होगा कि भाई कौन सा टैक्स लगेगा, ये मैंने पहले शायद दूसरे चैप्टर के अंदर जीएसटी ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ाया था कि सर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका सप्लाई कैसा है। वैसे अगर आपने एक लाइन पढ़ी हो तो आप सभी को याद होगा, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, याद है किसी को, हमने पढ़ा था। ये क्या है आपका, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या रहता है आपका, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहता है। और ये एक बेस लाइन होती है जिसके बिहा पे बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, आप लोग समझेंगे सर ये जो लाइन दी है ना, ये स्टार लाइन है, इससे हमारी बहुत सारी कंफ्यूजन परे हो जाती है, दूर हो जाती है। समझ में आया? अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि हम चीजों को और बेटर वे में समझ पाए। देखिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, सर ये जो आपने जीएसटी बता दिए, अलग अलग जीएसटी हैं और अलग अलग एक्ट है इनके लिए, सर हाउ टू डिसाइड टाइप ऑफ द जीएसटी टू बी लेविड, माने हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें एसजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी लगाना है, यूटीजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, जीएसटी जब हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर जब हमने पढ़ा था, वहां पे जिक्र किया था। तो अगर आपने वो वाला क्लास अटेंड नहीं किया है तो प्लीज 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 मेक श्योर करके आप ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये टाइप ऑफ जीएसटी के लगेगा, इसके लिए जो चार्ज होगा जीएसटी, ये चीज डिसाइड करेगा कि आपका सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई कैसा है। माने ये एक शब्द में आप लोग डिफाइन कर सकते हैं
बच्चा, नेचर ऑफ सप्लाई डिसाइड करता है कि आपका कौन सा जीएसटी लगने वाला है। सर नेचर ऑफ सप्लाई के अंदर आप सभी को पता होगा दो तरीके की सप्लाई होती है, एक आपका इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, क्लियर है, आपको क्या करना है, एक आपका क्या होता है इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, एक आपका इंटरस्टेट सप्लाई होता है। दिस इज द नंबर 1 और दिस इज द नंबर 2, क्लियर है। तो दोनों के अंदर अलग अलग टैक्स लगते हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, याद रखिएगा, अगर आप किस कैटेगरी में आते हैं, इंट्रास्टेट सप्लाई के अंदर आते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे सबसे पहला जो टैक्स लगेगा ना, दैट इज द सीजीएसटी। सबसे पहले आपका क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, अलोंग विद आपका क्या लगेगा, आपका यहाँ पे स्पेसिफिकली एसजीएसटी लगने वाला है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपके दो टैक्स लगते हैं, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, और ये दोनों 50-50% लगते हैं, 50-50%। अब मेरी जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा एक स्टैंडर्ड एग्जांपल से, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। लेट अस से आपका जो जीएसटी रेट डिसाइड किया गया है वो कितना है, 18% है। कितना है आपका, 18% है। अगर 18% आपका जीएसटी लगता है और आपका इंट्रास्टेट सप्लाई है, अगर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो ये 50-50% बढ़ जाएगा। माने जो आपका सीजीएसटी है उसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेसिकली 18 है, तो 9% चला जाएगा, क्लियर है। और 9% माय डियर फ्रेंड्स किसके पास चला जाएगा, एसजीएसटी के पास चला जाएगा। तो 9% का आपका डिवीजन हो जाएगा, यानी कि ये टोटल जो टैक्स रेट है उसका 50-50% दोनों के अंदर आधा आधा बढ़ जाता है। समझ में आया। कई बार क्या होता है, जैसे ये जो आपका, ये तो आपका सेंट्रल टैक्स हो गया, ये तो क्या हो गया है, सेंट्रल टैक्स हो गया है, ये आपका स्टेट हो गया। अब स्टेट से सप्लाई ना होकर के यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई होती है, तो यहाँ पे हम लोग यूटी जीएसटी को भी इंक्लूड कर देते हैं। समझ में आया। तो स्टेट का मामला है तो 9% स्टेट के पास चला जाएगा, और अगर यूटी जीएसटी का मामला है, माने यूनियन टेरिटरी का मामला है, तो ये कहां पे चला जाएगा, स्टेट की बजाय यूटी के अंदर यूटी जीएसटी लग जाएगा। समझ में आया। पर आपको याद रखना, अगर आपका सप्लाई इंट्रा स्टेट है, अच्छा ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। सेम स्टेट की बात कर सकते हैं, या आप लोग किसकी बात कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात कर सकते हैं, क्लियर। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, क्लियर। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। सर क्या बताया, बिल्कुल सिंपल बताया है। इंट्रास्टेट सप्लाई के अंदर सारा का सारा टैक्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और इंट्रास्टेट का मतलब सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी है तो आपका यूटी जीएसटी लग जाएगा, क्लियर है। अब जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप आईजीएसटी की बात, सॉरी आप इंटरस्टेट की बात करते हैं, इंटरस्टेट का मतलब होता है टू डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे टू डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं, समझाऊंगा, सप्लायर अलग है, उसका सप्लाई कहीं हो रहा है, ठीक है ना। टू डिफरेंट स्टेट, या आप लोग कह दीजिए यूटी की बात कर लीजिए, क्लियर है, यूनियन टेरिटरी की बात कर लीजिए। इस केस में आपका क्या लगता है, इंटरस्टेट वाला सप्लाई लगता है, और यहां पर जो टैक्स लगेगा ना वो आपका लगने वाला है आईजीएसटी। आईजीएसटी का माने आप लोग कह सकते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और याद रखिएगा, जैसे ये पूरा का पूरा किसके पास जाएगा, 18%, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, याद रखिएगा। जैसे ये आपका सीजीएसटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, वैसा ही ये जो आईजीएसटी है ना, ये अभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। समझ में आया। अब सर कुछ एक एग्जांपल से समझाइए ताकि क्लैरिटी हो। लेट अस से एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, क्लियर है। आप लोग याद रखिएगा, जो आपका सप्लायर है, जो आपका सप्लायर है, उसने माल, एक आपका कमोडिटी है, वो कहां पे बनाया, हरियाणा में बनाया, और उसने लेट अस से महाराष्ट्र में उसको डिलीवर कर दिया है, ठीक है। तो उसने कहां पे डिलीवर किया है, महाराष्ट्र में डिलीवर किया है। चेक ये करना है सप्लायर कहां का है, हरियाणा का है, एक स्टेट का है, क्लियर है। लेट अस से इसको स्टेट नंबर 1 कहते हैं, और जो आपका डेस्टिनेशन है आपके गुड्स का वो कहां पे है, किसी अनदर स्टेट के अंदर है, तो ये आपका स्टेट नंबर 2 हो गया। माने 2 डिफरेंट स्टेट हो गए हैं, क्लियर है। आपके क्या हो गए, 2 डिफरेंट स्टेट हो गए हैं। और डिफरेंट स्टेट अगर बच्चा हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। आप लोग क्या कहते हो सर, उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हो, क्लियर है। तो आप लोग इसको क्या कहोगे, इंटर स्टेट सप्लाई कहोगे। और यहाँ पे जो लेटर से जीएसटी रेट 18% है, तो ये पूरा का पूरा 18% अगर इंटर स्टेट के अंदर है तो कहां पे चला जाएगा, आईजीएसटी के अंदर चला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना है, समझना है, बुनियादी तौर पे अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है। ये बेसिक चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग अगर आपने रेगुलर स्टडी कर रहे हो ना, अगर आपने एक एक लेक्चर लगाया हुआ है
तो मेरे हिसाब से आपको एक एक चीज मक्खन लग रही होगी, सारी चीज आपको पता होगी कहां कहां पे और क्यों क्यों चीजें एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आया? अब ये जो मैंने आपको एक तरीके से कंपैरिजन करके बताया, इसको मैंने 3 स्टेप के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसको आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, आपके सप्लायर की लोकेशन आपको चेक करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपकी सप्लायर की लोकेशन चेक करनी है। माने सर, माने ये है, आपको देखना है आपका जो बेचने वाला सेलर है वो कहां पे रजिस्टर है या उसका बिजनेस कहां पे है। ठीक है, दोनों ही बातें सेम रहेंगी। रजिस्ट्रेशन उसका कहां का है या वो कहां से बिजनेस कर रहा है। माने वी हैव अ नीड टू अंडरस्टैंड योर फाइंड द लोकेशन ऑफ ए सप्लायर। समझ में आया? हमें लोकेशन ऑफ सप्लायर को एक तरीके से फाइंड आउट करना है, एंड उसके बाद हमें प्लेस ऑफ सप्लाई को देखना है, जहां पे हमारा सप्लाई हुआ है। क्लियर है? लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई को हमें कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना, तुलना करना है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी है आपका सेम स्टेट वाला मामला निकल आए। सेम स्टेट वाला मामला निकल के आता है तो आप लोग उसको क्या कहेंगे? इंट्रास्टेट सप्लाई कहेंगे। अगर दो अलग अलग स्टेट का मामला निकल के आता है या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी इस तरीके का मामला निकल के आता है तो आप लोग क्या कहेंगे? उसको इंटरस्टेट की कैटेगरी में डाल देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंटरस्टेट का क्या मीनिंग है, इंट्रास्टेट का क्या मीनिंग है। और यहाँ पे इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हमें कितने फैक्टर चाहिए? 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लोकेशन ऑफ सेलर। आपको क्या करना है? आपको फाइंड करनी है किसको? लोकेशन ऑफ सेलर। आपके सेलर की लोकेशन को आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड आपको क्या करना है? आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना। आप लोग क्या कहेंगे? आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है। दोनों को माय डियर फ्रेंड्स आपको कंपेयर कर देना है। क्लियर है? आपका कंपेयर करेंगे तो सेम स्टेट निकल के आ सकता है। याद रखिएगा, क्या निकल के आ सकता है? सेम स्टेट निकल के आ सकता है। और यहाँ पे याद रखिएगा ये डिफरेंट स्टेट भी निकल के आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपका सेम स्टेट है तो आपका किस कैटेगरी में जाएगा? यानी कि ये आपका इंट्रा स्टेट हो जाएगा। अगर डिफरेंट स्टेट है तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा। बाकी मैंने आगे बता ही दिया है, पढ़ाया हुआ है, आगे कौन कौन सा आपका टैक्स लगने वाला है। समझ में आया? कौन सा जीएसटी लगने वाला है। तो ये पूरा मामला सेट हो गया है। काफी न्यूमेरिकल कई बार डायरेक्ट आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, जिनको आप इन बुनियादी पॉइंट्स का यूज करके इजीली टैकल कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं वो आपको याद रखना है। कुछ एक्सेप्शन है जहां पे ना आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर देखना है ना आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद कहते हैं। यहाँ पे ये रूल काम नहीं करते हैं। जहां पे केवल एक ही रूल काम करता है सर, केवल एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज द आईजीएसटी। केवल एक टैक्स लगेगा। सर ऐसे क्या क्या काम है, ऐसी ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है? सर अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। सर अगर आप लोग इंपोर्ट भी करते हैं ना तो भी आपके ऊपर केवल एक ही मामला लगेगा। ठीक है। तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग SEZ की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, इन तीनों केसेस में आपको कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी की लोकेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एक ही मामला चिपका देना है, दैट इज द आईजीएसटी। 3 आपके एग्जम्पशन रहने वाले हैं जहां पर हमें इन नियम को लगाने की जरूरत नहीं होती है। सर अगर आपने इंपोर्ट किया है सर्विस को या गुड्स को, इंपोर्ट किया है या आपने एक्सपोर्ट किया है किसी भी सर्विस को या गुड्स को, या आपने सप्लाई किया है टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उस तीनों केसेस में आपका केवल क्या लगेगा? हमेशा आपका आईजीएसटी लगने वाला है। कुछ कंपेयर करने की आपको जरूरत नहीं रहने वाली है। एक छोटी सी चीज और आप लोग याद रखिएगा, इंट्रास्टेट के केस में लीगल प्रोविजन सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सीजीएसटी एक्ट, एंड इंट्रास्टेट के केस में आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो सीजीएसटी एक्ट आप सभी ने पढ़ा, ठीक है ना? अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा? सीजीएसटी एक्ट पढ़ा है। कौन से वाला भाई? सर 2017 वाला ही तो है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो सेक्शन 7 किससे जुड़ा हुआ था? सर ये आपके नेचर एंड द मीनिंग ऑफ सप्लाई से जुड़ा हुआ था। याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ था? सप्लाई से जुड़ा हुआ था। और अगर आप लोग याद रख करेंगे सेक्शन नंबर
8, तो ये आपका मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन करता था, याद है ना, ये किसको डिफाइन करता था, मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन करता था। ऐसे ही ये सीजीएसटी एक्ट की बात हो रही थी, लेकिन ये किसकी बात हो रही है सर, ये आपके आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 की बात हो रही है। सेक्शन 7 के अंदर आप लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई को पढ़ते हैं, सेक्शन 8 के अंदर आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई को पढ़ते हैं। समझ में आया? आई होप की चीजें क्लियर रही होंगी, यहां तक आपको काफी हद तक एक क्लैरिटी मिला होगा, और आज का जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, चीजें काफी हद तक क्लियर रही होंगी। अब मैं फटाफट से इसको कंक्लूड कर देता हूं अगली 1 मिनट के अंदर, फिर हम लोग अपने सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने क्या बात कहा, अगर आपका सेम सबस्ट्रेट रहता है, माने सप्लायर का भी और प्लेस ऑफ सप्लाई का भी, तो आपका 50% क्या लग जाएगा सीजीएसटी, और आपका एसजीएसटी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। लेट अस से अगर आपका 18% है तो 9 + 9 में बढ़ जाएगा। क्लियर, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिफरेंट अगर स्टेट हो जाते हैं तो क्या लगेगा, कंप्लीटली आईजीएसटी लगेगा। अगर आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है तो भी आईजीएसटी लगेगा। अगर आपने एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर सप्लाई किया है तो भी क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। बेसिक बातें हैं, याद जरूर कीजिएगा, इनके बिना आगे आपको काफी दिक्कत होगी। इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो काफी हद तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की क्लास के अंदर 2 टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, कमोडिटीज केप्ट आउटसाइड द जीएसटी। ये दोनों टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स हमने काफी अच्छे से, काफी डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के चर्चा कर लिए हैं। कल की क्लास के अंदर, क्लास नंबर 2 के अंदर हम चार्जिंग सेक्शन से शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आई, सेशन अच्छा लगा तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लान।